तो भू संसाधन अब स्टार्ट करते हैं। भू संसाधन, हम भूमि पर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? हम तो घर में रहते हैं, लेकिन घर कहाँ है? भूमि पर है। हम लोग सब कहाँ रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी कैसा है? गोल है कि नहीं? पृथ्वी जो है गोल है। सूर्य से तीसरा नंबर का ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है कि नहीं? हम भूमि पर रहते हैं। जितना भी घर द्वार सड़क रोड आदमी जानवर जितना भी दिखाई दे रहा है वो कहाँ है? सब जो है कहाँ पर रहता है? पृथ्वी पर ही रहता है, मतलब भूमि पर रहता है ना। इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। इसी में जो आदमी से रोना से लड़ना से मारपीट से लेकर अच्छा काम से खराब काम से सब जो कहाँ करता है? लगभग लगभग पृथ्वी में करता है। लेकिन अब जो धीरे धीरे जो है काम के साथ जो है कि कुछ अंतरिक्ष में जो है कुछ भेजने का काम भी यदि करता है साइंटिस्ट लोग, तो कहाँ से करता है? पृथ्वी से ही करता है कि नहीं? मतलब पृथ्वी यदि नहीं रहता तो ये सब कुछ हो पाता कहाँ? तो पृथ्वी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? पृथ्वी यदि नहीं रहेगा तो आदमी नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेगा तो कुछ अंतरिक्ष यान से लेकर कुछ भी हो पाएगा कहाँ? नहीं। तो पृथ्वी जो है कि होना बहुत जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं। मतलब खरीदना लेना देना जो भी है सारा काम कहाँ पर हो रहा है? वह भूमि पर ही हो रहा है। और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। पृथ्वी में ही घर बना लेते हैं तो उसका जो है एक रूप हो गया, उसमें रोड बना लेते हैं उसका एक रूप हो गया, उसी में जो है कि गाड़ी चला लेते हैं उसका भी मतलब अनेक अनेक प्रकार से हम लोग पृथ्वी का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं और विभिन्न रूपों से इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। अब क्या है कि देखो हम लोग संसाधन के बारे में पढ़े थे। संसाधन कितने प्रकार की होती हैं? संसाधन दो प्रकार की होती है। कौन सा संसाधन होता है? एक होता है प्राकृतिक निर्मित संसाधन और दूसरा क्या होता है? मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक निर्मित संसाधन क्या होता है? जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक निर्मित संसाधन। जो मानव द्वारा निर्मित उसे क्या कहेंगे? मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक निर्मित संसाधन में जल हो गया, भूमि हो गया, वायु हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, तारा हो गया, आकाश हो गया, ये सब क्या है? पेड़ पौधा हो गया, खुद इंसान भी क्या है? प्राकृतिक निर्मित संसाधन है। इसके बाद हम लोग जब देखते हैं मानव निर्मित संसाधन तो उसमें क्या है? किताब हो गया, कॉपी हो गया, मोबाइल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, साइकिल हो गया, बेंच हो गया, है ना, बैग हो गया। ये सारे क्या है? ये सारे जो है कि क्या मानव निर्मित संसाधन का एग्जाम्पल है। तो इतना समझ में आ गया होगा, है ना। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति वन जीवन मानव जीवन आर्थिक क्रिया परिवहन तथा संचार व्यवस्था भूमि पर ही आधारित होता है। ये सब के साथ साथ जो भी होता है, मान लो कि जो संचारण, मतलब देखो यहाँ पर पहले क्या है? प्राकृतिक वनस्पति, जितने प्राकृतिक वनस्पति है वो सारे कहाँ पर है? भूमि पर ही है। वन जीवन मतलब वन्य जीव में जो है कि पशु पंछी भी रहते हैं, वन का जो पेड़ पौधे रहते हैं ये भी कहाँ है? सारा का सारा कहाँ पर है? भूमि पर है। मानव जीवन, जितना मानव है, जितना भी मानव कहाँ पर रह रहा है? भूमि पर ही रह रहा है। आर्थिक क्रियाएं, जितने भी खेल ले देने का काम है वो सारी चीज़ कहाँ हो रहा है? वो भी भूमि पर ही हो रहा है। परिवहन मतलब क्या है कि आप जो दिखाई दे रहा है कि कितनी सारी गाड़ियाँ आती जाती है, बस ट्रेन सारा जो है कि कहाँ पर हो रहा है? भूमि पर हो रहा है। लेकिन एक जो है परिवहन जो क्या होता है? आकाश में होता है, लेकिन वो भी कहाँ से उड़ता है? भूमि से उड़ के आकाश में जाता है, मतलब वायुयान, मतलब एयरलाइंस जो है, मतलब जो है कि जहाज जो है कहाँ उड़ता है? ऊपर में। लेकिन वो भी जो उड़ने के लिए सबसे पहले उसको कहाँ पर बैठना पड़ता है? भूमि से उड़ के जो ऊपर जाता है, मतलब हर काम जो है कि भूमि से रिलेटेड ही हो रहा है। जितने भी अंतरिक्ष यान है उसको कहाँ से लेके जाता है? सब भूमि से ही ऊपर उड़ता है। परिवहन तथा संचार क्या है? जो हम लोग संचार में डाक सेवा, न्यूज़पेपर, है ना, टेलीविजन, मोबाइल फ़ोन, ये सारे संचार के एग्जाम्पल है। और ये भी चीज़ हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है? सारा का सारा भूमि पर हो रहा है। व्यवस्था भूमि पर ही आधारित है, परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। अब देखो भूमि जो है क्या है? एक सीमित संसाधन है। कभी तुम लोग को पता होगा कि जमीन जो है मेरा जो है 1 डिसमिल था, अब 4 डिसमिल हो गया बढ़ के, तो मतलब नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? भूमि जितना है उतना ही रहेगा। मतलब क्या है? सीमित संसाधन। असीमित संसाधन नहीं। असीमित मतलब क्या है कि धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग जो है कि क्या होता है जब हम लोग जो है नहाते हैं उसमें साबुन लगाते हैं तो उसमें जो क्या है जितना रगड़ते हैं उतना फेन निकलता है, लेकिन वो भी क्या धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो है कि पृथ्वी जो है ना खत्म हो रही है ना जो है बढ़ रही है, मतलब जितना उतना जो क्या है? सीमित है कि नहीं? तो सीमित जो है कि मतलब जो सीमित होता है उसको क्या कहेंगे? सीमित संसाधन कहलाएंगे। और जो असीमित है उसको क्या कहेंगे? असीमित। जैसे आकाश है, आकाश का कोई कोई मतलब नाप के बताएगा कितना दूर में आकाश है? सो नहीं बताएगा। मतलब वो क्या है? असीमित संसाधन है। और भूमि क्या है? सीमित संसाधन है ना। समझ में आया?
भूमि परिवहन परंतु भूमि एक सीमित संसाधन, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। मतलब भूमि जब जो है क्या है, एक जो है कौन सा संसाधन है, सीमित संसाधन है। मतलब भूमि जो है कि धीरे धीरे बढ़ता नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसका उपयोग जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से और सावधानी पूर्वक होना चाहिए। ऐसा उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे क्या होगा, प्रदूषण हो जाए। ऐसा उपयोग ना हो जाए जिससे पृथ्वी का जो है कि नाश हो जाए और फिर लोग जो है कि फिर जो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाए। तो ऐसा भी जो है भूमि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, देखो भूमि में क्या पर्वत दिखाई देता है, पर्वत, पठार दिखाई देता है, मैदान दिखाई देता है, द्वीप दिखाई देता है, पठार बताएंगे, द्वीप दिखाई देता है। ये सब कुछ भी जो है कि आप जो जितना चीज़ हम लोग देखते हैं लगभग सब जो कहाँ देखते हैं, पृथ्वी में देखते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। मतलब जो जिस एरिया में जो है कि एकदम प्लेन है उसको कोई मैदानी इलाका कहा जाता है। तो 43% क्या है, मैदानी इलाका है। जो कृषि और उद्योग, देखो जहाँ पर मैदानी इलाका है मतलब जहाँ प्लेन इलाका है वहाँ पर क्या कृषि किया जा सकता है, वहाँ किया जा सकता है। जहाँ पर मैदानी इलाका है मतलब प्लेन है वहाँ पर तो अच्छा कृषि होगा, पानी भी देंगे तो आराम से जाएगा, है ना। उसके साथ साथ जो है कि जो प्लेन जगह है वहाँ पर क्या उद्योग लगाया जा सकता है, कंपनी लगाया जा सकता है, आराम से लगाया जा सकता है। अब मान लो जहाँ पर पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो है कहीं पर पत्थर है, कहीं पर जो है कि आपका जो है कि ज़मीन है, कहीं पहाड़ है, तो वहाँ पर यदि खेती करेंगे तो कृषि होने में जो है होगा, लेकिन जो है समस्या पूर्वक, मतलब कि थोड़ा सा मेहनत के साथ होगा। वहाँ पर जो है कि यदि हम फैक्ट्री लगाना चाहेंगे तो फैक्ट्री लगेगा, लेकिन बहुत मेहनत से फैक्ट्री लगेगा। मतलब क्या है, मतलब जो मैदानी इलाका होता है, जहाँ प्लेन इलाका होता है, जहाँ समतल इलाका होता है, वहाँ पर कृषि होता है, वहाँ पर जो है कि फैक्ट्री भी आसानी से लगाया जा सकता है। लगभग 43% भूभाग जो है क्या है, क्षेत्रफल मैदान है, जो कृषि और उद्योग के लिए विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत के पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग विस्तृत है। जो पर्वत जो है पूरा पृथ्वी में उसमें कितना प्रतिशत है, 30% जो है कि पर्वत है। वे कुछ 12 नदियों के प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। और जो पर्वत से क्या निकलता है, नदी निकलता है। और जैसा नदी निकलता है कि 12 मास तक जो मतलब 12 महीना जो है कि पानी आते रहता है ना। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। मतलब 27% जो हिस्सा जो है वो क्या है, पठारी है। इस क्षेत्र में खनिजों, जहाँ पर पठारी इलाका है वहाँ पर क्या है, खनिज, अनेक प्रकार के खनिज वहाँ पर पाया जाता है। जिसम ईंधन मतलब क्या है, जैसे पेट्रोल, खनिज, पेट्रोल जो है कहाँ से निकलता है, नीचे से निकलता है पेट्रोलियम। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो पेट्रोलियम जब निकाला जाता है तो उसी से किरासन का तेल बनता है, उसी से जो पेट्रोल बनता है, उसी से डीजल बनता है। पृथ्वी के अंदर से क्या निकलता है, कोयला भी निकलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, चलाने का काम करते हैं। पृथ्वी से ही सोना चांदी सब जो है कि लोहा वास जितना है सब पृथ्वी से ही निकलता है। इस क्षेत्र में खनिजों के, जिसम ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। जिसमें जो जहाँ पर पठारी इलाका है वहाँ पर वन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है कि आपका क्या है, जिसम ईंधन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जो है खनिज जो है कि सोना चांदी कोयला वो सब जो है कि बहुत ज़्यादा है। समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आगे हम लोग भू उपयोग के बारे में देखते हैं। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों लिए किया जाता है। देखिए जो भूमि है, जैसे मान लो घर यदि हम लोग का है तो घर का हम लोग क्या उपयोग करते हैं, वहाँ पर घर में रहने का उपयोग करते हैं, घर में सामान रखने का उपयोग करते हैं। फिर घर में रहते हैं तो घर में जो हम लोग क्या करते हैं, घर में जो है खाना बनाने का उपयोग करते हैं, घर में खाना बैठ के जो है खाने का उपयोग करते हैं, घर में टीवी लगाते हैं, टीवी देखने का उपयोग करते हैं। मतलब घर का अनेक प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी है तो पृथ्वी का भी अनेक प्रकार का इस्तेमाल होगा, होगा कि नहीं होगा। धरती का जो है कि अनेक प्रकार का इस्तेमाल होगा कि नहीं। तो हम लोग को जो है कि सबसे पहला जो है कि भूमि जो है क्या है, वन है। वन मतलब जंगल, बहुत सारा जंगल यदि नहीं रहेगा तो क्या वायु प्रदूषण हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, हवा की कमी हो जाएगी। तो वन की जो है कि ज़रूरत होता है। उसके बाद हम लोग को क्या है कि जब ऑक्सीजन मिल गया तो हम लोग को खाना भी चाहिए। तो खाना कहाँ से मिलेगा, खाना जो है कि पृथ्वी से मिलेगा। पृथ्वी में किससे मिलेगा, पृथ्वी में जो पेड़ पौधे हैं उससे मिलेंगे। तो पेड़ पौधे उसमें बैगन मिल गया, चावल मिल गया, आटा मिल गया, आटा तो नहीं मिलेगा, उसमें आटा बनाया जाता है। सेब मिल गया, केला मिल गया, अंगूर मिल गया, अनेक प्रकार के फल सब्जियाँ और जो है कि भोजन पदार्थ मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, पृथ्वी में लगे हुए पेड़ पौधे से मिलते हैं, है कि नहीं। उसके बाद देखो उसके बाद क्या है कि कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। अब देखो अब कृषि के लिए जो है कि पृथ्वी में है तो वहाँ पर 2 प्रकार की भूमि होगा। एक बंजर भूमि होगा, मतलब वहाँ पर जब कुछ उत्पादन बहुत कम हो रहा है या तो ना हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पर उत्पादन या तो नहीं हो रहा है या तो बहुत कम हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, बंजर भूमि कहेंगे। कृषि आयोग भूमि, उसको जो है कि या तो बंजर भूमि कहेंगे या कृषि आयोग भूमि, मतलब जहाँ पर कृषि होने की संभावना बिल्कुल कम हो, मतलब बहुत कम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कृषि
आयोग भूमि मतलब जहाँ पर कृषि नहीं किया जा सकता उसको हम लोग क्या कहते हैं, बंजर भूमि। अब मान लो रेगिस्तान, रेगिस्तान में जो है कि हम लोग यदि वहाँ पर यदि हम लोग हल चला दिया तो हल चला दिया तो क्या वहाँ पर खेती किया जा सकता है? उसके लिए जो है कहीं कहीं चाहे कुछ जगह है, सब विशेष जगह वहीं पर हो पाएगा, हर जगह हो पाएगा का? तो जो है क्या है, वो कौन सा भूमि है, बंजर युक्त भूमि है। मतलब वहाँ पर बंजर 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 है और उसे हम लोग क्या कहें, कृषि आयोग भूमि है। मतलब वहाँ पर कृषि नहीं किया जा सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कृषि आयोग भूमि। और उसके बाद हम लोग क्या है, गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि। अब देखो कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ पर कृषि तो नहीं किया जा रहा है लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ काम जो है कर दिया गया है। जैसे मान लो कि घर है, घर बना दिया, तो घर में बना दिए तो घर में क्या कृषि किया जाएगा, ढलाई कर दिया सब लोग, है ना, टाइल्स मार दिया, मार्बल मार दिया। अब बताओ वहाँ पर क्या कुछ घास तक का, तिनका तक निकलेगा का? अगर निकलेगा तो कोई छोड़ेगा, उसको निकाल के हटा देगा, फिर वहाँ सीमेंट से जो है पैक कर देगा। मतलब ऐसा भूमि जहाँ पर क्या है, अब जो है वहाँ पर कृषि नहीं किया जा सकता। अब देखो रोड बना है, तो रोड बना है तो उसमें क्या है, रोड में जो है कि कृषि किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। मतलब कृषि भूमि भले ही था और कृषि उत्पादन किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पर क्या बन गया, घर बन गया है, रोड बन गया है, इमारत बन गया है, उद्योग बन गया है, तो वहाँ पर वो कृषि भूमि रहा का नहीं रहा। तो गैर कृषि प्रयोजन लगाई गई भूमि मतलब ऐसा चीज़ जहाँ पर कृषि नहीं हो रहा, वहाँ पर क्या है, घर हो गया, वहाँ पर क्या हो गया, रेल हो गया, वहाँ पर क्या हो गया आपका जो है कि मतलब रोड बन गया, तो वहाँ पर जो कृषि किया जाता है का, नहीं किया जाता है। इसे भूमि को क्या कहा जाता है, गैर कृषि प्रयोजन भूमि, है ना। मतलब जिसको कृषि के लिए उपयोग नहीं किया रहा उसे हम लोग क्या कहेंगे, गैर कृषि प्रयोजन भूमि। वहाँ पर क्या क्या होता है, तो वहाँ पर सड़कें हो सकती है, इमारतें हो सकती है, उद्योग हो सकता है, घर हो सकता है कि नहीं। अब क्या है, परती भूमि मतलब ऐसा भूमि जहाँ पर कुछ नहीं किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, परती भूमि कहते हैं। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि आयोग भूमि, अस्थायी चरवाहे तथा अन्य गोचर भूमि। मतलब अस्थायी चरवाहे मतलब जहाँ पर चराने के लिए, जैसे पशु पंछी, पशु है तो पशुओं को, जैसे गाय बैल है, घोड़ा है, तो उसके चरने के लिए कुछ जगह रखा जाता है, तो उस चीज़ को रखा गया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चरवाहे भूमि, मतलब चराने की भूमि, है ना। तथा अन्य गोचर भूमि मतलब गोचर मतलब जो है कि चरने के लिए जो काम करेगा उसे गोचर भूमि। बा में लिखा है विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि। मतलब ऐसा कुछ भूमि है जहाँ पर जो है अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हैं, फसल लगे हुए हैं, वैसी भूमि है जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। जो हम लोग शुद्ध बोए मतलब किस में, जैसे हम लोग धान लगाए तो धाने लगाए हैं, उस प्रकार में उसमें शामिल नहीं है। जैसे हम लोग नदी जाते हैं तो नदी के सामने अनेक प्रकार के पेड़ लगे होते हैं, हाँ ना, अनेक प्रकार के जो पेड़ लगे थे, जैसे नदी के किनारे गए तो लगा हुआ है, तालाब के किनारे गए तो लगा, रोड के किनारे गए तो लगा हुआ है, या अपने लगा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विविध वृक्ष, है ना। वो सब सारा तुम्हारा स्थायी चरवाहे और गोचर के नीचे जो वन नंबर है, विविध वृक्षी विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों का उपवनों का अधीन भूमि, है ना। इसको जो है कि क्या कहेंगे, उपवनों के अधीन जो भूमि इसको कहा जाता है। 7 नंबर में क्या है, कृषि योग बंजर भूमि। मतलब क्या है, कृषि तो किया जा सकता है लेकिन कृषि नहीं हो रहा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कृषि योग बंजर भूमि। जहाँ 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। मतलब खेती तो किया जा सकता है, खेती करेंगे तो उत्पादन भी हो सकता है, लेकिन क्या है वहाँ पर जो है फसल उत्पादन नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर कृषि नहीं किया जा रहा है। और कितना दिन से नहीं किया जा रहा है, 5 साल से नहीं किया जा रहा है। जहाँ पर 5 साल से जो है कि कृषि नहीं किया जा रहा है और वहाँ पर जो कृषि नहीं किया जा रहा है उस भूमि को क्या कहेंगे, कृषि योग। मतलब वहाँ पर कृषि हो सकता है लेकिन वहाँ पर कृषि नहीं किया जा रहा। हो सकता है कि वहाँ पर कृषि हो सकता है, इनकम उत्पादन हो रहा है, इसी कारण से लोग करना छोड़ दिए हैं। अब बहुत सारे लोग जो ऐसे भी छोड़ देते हैं, कहीं पानी नहीं गिरा, कुछ नहीं गिरा, तो क्या करता है कि सालों साल से इसी तरह से चलते आ रहा है, तो उस भूमि को क्या कहा जाएगा, कृषि योग बंजर भूमि। मतलब कृषि तो हो सकता है लेकिन वहाँ पर कृषि नहीं किया जा रहा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कृषि योग बंजर भूमि। समझ में आया। अब क्या है, प्रतिभूमि। प्रतिभूमि देखते हैं, वर्तमान में प्रतिभूमि जहाँ कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई है। मतलब जहाँ पर एक वर्ष से जो है, जहाँ एक कृषि वर्ष मतलब 1 साल से जब वहाँ पर कृषि नहीं किया गया, जैसे कोई ज़मीन है और ज़मीन वहाँ पर क्या है 1 साल से वहाँ पर कृषि नहीं किया गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान मतलब वर्तमान समय से नहीं। जैसे मान लो कि अभी जो है कि झारखंड में कई सारे खेत हैं जहाँ पर धान की खेती जो है कि लगाया जाता था, लेकिन धान जो है नहीं लगाया गया। रीज़न क्या था, पानी जो है लेट से आया, और जब लेट से आया तो बहुत सारा जो है खेत रह गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिभूमि। और कौन सा प्रतिभूमि है, वर्तमान प्रतिभूमि। मतलब वहाँ पर कृषि तो किया जा सकता था लेकिन जो है किसी कारणवश या किसी कारणवश वहाँ पर नहीं किया गया और 1 साल से वहाँ पर खाली पड़ा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्तमान प्रतिभूमि। समझ में आया।
है ना, कम से कम 1 वर्ष में जो खेती नहीं किया गया उसे हम लोग वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि का पुरातन प्रति, जहाँ पर 1 से 5 कृषि वर्ष में खेती न की गई, जहाँ पर 1 साल से लेकर 5 साल तक यदि मतलब वहाँ पर खेती नहीं किया गया है, कोई भी कारण हो जिसके कारण से नहीं किया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य, मतलब वो भी जो है वर्तमान प्रतिभूमि में ही आ जाता है। अब क्या है, शुद्ध निवल, शुद्ध मतलब निवल भी कहा जाता है, बोया गया क्षेत्र व भू क्षेत्र जिसमें फसलें उगाई जाती है, काटी जाती है। जैसे अभी हम लोग बताते थे, क्या अभी बताए थे कि क्या शुद्ध 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 है ना, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जहाँ भूमि के फसलें उगाई या काटी जाती है उसे शुद्ध निवल भूमि क्षेत्र कहा जाता है। जहाँ पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर केवल जैसे धान लगाया जाता है, तो धान के साथ क्या हुआ, गेहूँ भी लगाया जाता है, एक ही साथ सब लगाया जाता है। मतलब जिसको जो है कि हम लोग लगाते हैं और काटते हैं, फसल लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहा जाता है, उसको शुद्ध निवल बोया हुआ भूमि कहा जाता है। मतलब कि उसको क्या, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई या काटी जाती है उसे शुद्ध निवल या बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। मतलब यदि शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र यदि पूछा गया इसको से आप क्या समझते हैं, तो उसके वह आंसर क्या करना, यदि पूछ दे शुद्ध निवल, शुद्ध या निवल, शुद्ध या निवल, मैंने कहा जाएगा शुद्ध भूमि से आप क्या समझते हैं, या शुद्ध निवल भूमि से आप क्या समझते हैं, या शुद्ध निवल बोया हुआ कृषि से आप क्या समझते हैं, या क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये तीनों का आंसर क्या होगा, जहाँ पर कोई फसल लगाया गया हो, बोया गया हो और उसे काटा गया हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कहा जाएगा। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र से जोड़ दिया गया है तो वह सकल कृषि क्षेत्र कहा जाता है। अब क्या होगा कि मान से धान जैसे लोग आए, हम लोग धान लगाएं और धान को काट लिए, तो वो हम लोग क्या होगा, शुद्ध निवल बोया हुआ क्षेत्र या कृषि कहला गया, है ना। और यदि धान लगाएं और धान काटने के बाद उसमें आलू लगा दिए, आलू काटने के बाद कुछ और लगा दिए, प्याज लगा दिए, लहसुन लगा दिए, कुछ लगा दिए, तो वो चीज़ तुम्हारा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, सकल कृषित क्षेत्र कहलाएगा। मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक कृषि हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है ना। निवल बोया हुआ कृषि मतलब क्या है, जहाँ पर 1 साल में एक कृषि, मतलब कृषि नहीं, मैंने शुद्ध कुछ भी ये लगाया गया, शकरकंद लगाया तो शकरकंदे लगा दिया, आलू लगाया तो आलू लगा दिया, बैगन लगाया तो बैगने लगा दिया, वो क्या हो गया तुम्हारा बोया, शुद्ध निवल बोया क्षेत्र या कृषि। और यदि उसी में जैसे धान कटा, धान कटने के बाद आलू लगा दिए, आलू हटने के बाद कुछ और लगा दिए, तो उसे क्या कहेंगे, सकल कृषित क्षेत्र, उसको क्या कहेंगे, सकल कृषित क्षेत्र। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट में क्या है, भारत में भू उपयोग प्रारूप। भू उपयोग का निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। जहाँ पर भू उपयोग का प्रारूप देखा जाए, उपयोग मतलब भू का हम लोग क्या कर रहे हैं, भूमि का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो भूमि का उपयोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं, कृषि के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसके बाद चलने के लिए रोड बना के उपयोग कर रहे हैं, घर बना के रहने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तो अनेक अनेक काम जो हम लोग कर रहे हैं पृथ्वी में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, भू उपयोग प्रारूप, है ना। अनेक अनेक प्रारूप में काम कर रहे हैं। कोई देखिए जगह अभी जो है कि क्या स्कूल बना हुआ है, तो उसका हम भूमि का ही उपयोग किया है। कोई आसमान में थोड़ी ना स्कूल बना है, रोड बना है कहाँ बना है, भूमि पर बना है, तो हम लोग कहाँ भूमि का ही उपयोग किया। नहीं, घर बना है तो कहाँ बना है, पृथ्वी में बना है, तो हम लोग पृथ्वी का उपयोग किए कि नहीं किए। मतलब कोई आदमी भी रह रहा है तो कहाँ पर रह रहा है, भूमि पर रह रहा है, तो हम लोग कहाँ कर रहे हैं, भूमि का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो ये चीज़ आपके यहाँ पर पढ़ना, उसी में जो है भू आकृति, जलवायु, मृदा, मानवीय कारक सारे जो है कहाँ पर है आपका, भूमि में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो भारत की कुल लंबाई क्षेत्र है। और उसमें लंबाई क्षेत्र को यहाँ पर जो है आपको जो 32.8 लाख किलोमीटर कहा गया है। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। कितना क्षेत्रफल है, 32.8 हाँ ना, 32.8 है ना, 32.8 32.8 क्या है, लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का मतलब झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे मिलाकर जो है कि मतलब जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत के, वो सारे क्षेत्रों को मिला दिया जाए तो कितना क्षेत्र है, 32.8 जो है कि आपका लाख वर्ग किलोमीटर भारत के पास अपना जमीन है। लेकिन उसमें से कुछ जमीन जो पाकिस्तान के हाथ में लगा हुआ है, जिसे पीओके कहा जाता है, जो पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। कुछ ज़मीन ऐसा है जो चीन कब्जा करके रखा हुआ है, जो भारत के पास अभी भी वर्तमान समय में भारत के पास अपने पास नहीं है। समझ में आया। परंतु इनके 93% भाग में
भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, मतलब 93% जगह का जो है कि उसका भू आंकड़े माने क्या हो रहा है उस चीज़ के बारे में पता है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में यदि असम को देखा जाए तो असम के बारे में तो जानकारी है, लेकिन असम के अलावे जो है मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, वो सब के बारे में जो है क्या है, त्रिपुरा है, उसमें जो है क्या है उसकी जानकारी जो है कि उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान और चीन में अधिकृत क्षेत्रों में भूमि का उपयोग सर्वेक्षण भी नहीं किया गया, जो मतलब कि जो पाकिस्तान कब्जा करके रखा है उसका जो सर्वेक्षण किससे होगा, जब पाकिस्तान उसे कब्जा करके रखा है, चीन कब्जा करके रखा है, तो क्या उसमें सर्वेक्षण हो सकेगा, नहीं हो पाएगा। तो भी जो है पाकिस्तान और चीन के पास है, वो कभी ना कभी जो आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कितना कितना क्या क्या है। अस्थायी चरवाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे। मतलब जो है कि देखो, इंसान यदि है, इंसान पैदा यदि हुआ है तो इंसान को क्या चाहिए, भोजन चाहिए। जानवर पैदा हुआ है तो जानवर को जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए, उसको भी क्या है, चारा चाहिए, भोजन चाहिए। तो पशुधन मतलब बहुत सारी जो है कि जनसंख्या पशु का भी है और बहुत सारी जनसंख्या जो है क्या है, इंसानों का है। अब इंसान क्या करता है, अपने खाने के लिए तो भूमि का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जानवर को खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। घर में जब धान काटता है तो धान काटने का जो है कि धान का बाली ही उसको पसंद है ना। धान को यदि हम लोग निकालते हैं उसमें भूसा भी निकलता है, तो उस भूसा को हम लोग क्या जानवर को दे सकते हैं। उसमें जो पुआल बनता है उसको पुआल को जो हम लोग गाय बैल को दे सकते हैं, लेकिन वो भी चीज़ नहीं देते हैं। बाकी जो है कि हम लोग केला जैसे खाते हैं, केला खाते हैं तो केला खाते हैं तो छिलका थोड़ी ना आदमी खाता है, तो केला का छिलका किसको दे सकता है, गाय बैल जानवर जो भी है उसको दे सकता है। इसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसे खाते हैं, जैसे नारियल खाते हैं, है ना। नारियल खाते हैं तो ऊपर का जो मोरा में जो पानी पीते हैं उसको यदि काट काट के दिया जाए तो वो भी जो है जानवर खा सकता है। लेकिन क्या है कि हम लोग पानी से मतलब पानी को काटें और पिएँ और फिर उसको काट के कटिंग करके जो है कि, है ना, उसके बाद जो है कि अनेक प्रकार के जो है चीज़ें जो है कि हम लोग क्या है जानवरों को दे सकते हैं। लेकिन वो चीज़ जो है कि हम लोग ना देने के क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक में बंद करते हैं, प्लास्टिक में बांध करके और फेंक देते हैं। जब प्लास्टिक में बांध करके फेंक देते हैं तो क्या होता है, वही चीज़ जानवर जो है उसको सेवन करता है, मतलब उसके पेट के अंदर में जो है कि प्लास्टिक जाता है। प्लास्टिक को जो है कि जानवर भी पचा नहीं पाता, जब पचा नहीं पाता तो फिर क्या होता है, वो जो है कि मर जाता है। और जो है कि फिर जो है कि हम लोग के जो है कि, और जो है कि एक एक करके जानवर अब जो है खत्म। अब जो है कि इसमें भी जानवर यदि नहीं मर रहा है तो इंसान बहुत अच्छे लोग में गलती आता है, बहुत बहुत टैलेंटेड। वो लोग क्या करता है कि सबको काट काट के खा रहा है, कुछ भी आए काट के खा जाओ, है ना। या जब होली दीपावली आएगा तो उसमें बोलेगा जानवर डर जाएंगे और शाम को जो है उसको जो काट के खा जाएंगे। काट के खाना जो है कि वो उन लोग बोलता है, चलो फिल्म में कितने एक्टर एक्ट्रेस जो है कि बोलता है कि जो है कि हम लोग को जो है दीपावली में पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए। चलो मान लेते हैं प्रदूषण होता है, जानवर डर जाते हैं इसलिए जो है कि नहीं फोड़ते हैं। लेकिन जो जानवर को, मुर्गा को एकदम कटिंग करके जो है इसको पीस पीस करके खा जाते हो, तो उसमें 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 जो है लेग पीस बना के खा जाते हो, तो क्या उसमें डरता नहीं है, सीधे ख़त्म करके खा गया, उसमें डरता नहीं है। उसमें जो है पोल्ट्री फार्म में इतना सारा मुर्गा कट रहा है, इतना सारे जानवर कट रहा है, गाय कट रहा है, बैल कट रहा है, हाँ यहाँ तक जो है कि भैंस तक कट रहा है। तो ये सब जो कट रहा है उसका जो है कि कटने वाले में आज तक जो है कि नहीं बोलता है कि उसमें डरता है कि नहीं डरता है, उसमें जानवर डर रहा है कि नहीं डर रहा है। किसी बॉलीवुड का कोई हीरो एक्ट्रेस को कोई लेना देना नहीं है, उसको जो है दीपावली होली जैसे त्यौहार में उसको जो है कि लेना देना है। नहीं तो हर दिन जो है हर चौराहे जो है कि कहीं से 10 किलोमीटर जाकर देखो 3-4 जगह में मुर्गा कट जा रहा है, हर दिन कट जा रहा है, खस्सी कट जा रहा है ना, बहुत सारा जो है बकरा बकरी कट रहा है। तो उसमें जो है आज तक किसी ने कहा, कहीं कहीं ने कभी नहीं कहा कि जो है कि वो डर जाता है। कहाँ डरता है, तो जब एक पटाखा फूटेगा तो डर जाता है, बस दीपावली में जब पटाखा फूटेगा तो डर जाएगा। फिर नेता लोग यदि निकलता है, जेल से निकलेगा या चुनाव से जीतेगा, उस समय यदि पटाखा फोड़ा जाएगा तो उसमें जो है कि नहीं डरता है, उसमें प्रदूषण नहीं होता है ना, उसमें तो प्रदूषण होगा ही नहीं, उस समय तो फिर खुशबू निकलता है, उसमें से आनंददायक सेंट निकलता है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। यदि हम दीपावली में पटाखा फोड़ रहे हैं तो डर रहा है, और यदि नेता यदि जेल से निकल रहा है या जीत के निकल रहा है तो फिर यदि पटाखा फोड़ते हैं तो फिर उसमें प्रदूषण नहीं होता है, उसमें जानवर डरता नहीं है। ये जो है इस प्रकार के जो है कि शिक्षा चल रहा है। यदि हम पटाखा फोड़ रहे हैं तो जानवर डर जा रहा है, और यदि जानवर को काट के खा रहे हैं तो जानवर कहाँ से डरेगा जब मरिए गया। तो ऐसी स्थितियाँ जो आ चुकी हैं। तो यहाँ पर जो उसी वही सारी चीज़ को जो है कि चल रहा है, जैसे जैसे चल रहा है, जो समझ रहा है वो समझ रहा है कि बोलता कुछ है होता कुछ है, करना कुछ है कर कुछ और रहा है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपात, मतलब कि यदि हम लोग का इंसान है और इंसान जितना खाना खाता है जो भी करता है उस चीज़ का ही यदि जानवर को दे दिया जाए तो बहुत सारा जानवर जो है ऐसे ही जीवित रह जाएगा, उसको यदि काटा नहीं जाएगा तो फिर जो है कि उसमें दिक्कत नहीं होगा ना।
और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि का लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इन भूमि पर 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। हम लोग जो है क्या करते हैं कि जो हम लोग के पास ज़मीन है, उस ज़मीन का क्या करते हैं, उस ज़मीन में हम लोग धान भी लगाते हैं, उसी में आलू लगा लेते हैं, उसी में प्याज लगा लेते हैं, उसी में सरसों लगा लेते हैं, हर प्रकार का चीज़ हम लगाते हैं। तो मतलब साल में जो है कि उसी में से 2 या 3 फसल जो है कि लगभग हम लोग उत्पादन कर लेते हैं। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए गए, मतलब शुद्ध निवल मतलब क्या है, जो एक ही फसल लगा के, मतलब धान लगाया तो धाने लगाया है ना, तो उसको जो शुद्ध निवल भूमि कहेंगे। और फिर जो है एक साल में तुम खाली धान ही लगा दिया और दूसरा धान काट के कुछ नहीं लगाया, तो क्या शुद्ध निवल भूमि कहलाएगा, है ना। और यदि उसमें यदि मान लो धान लगाने के बाद धान को काट लिया गया, फिर उसमें आलू लगा दिया जाए, तो जो है शुद्ध निवल भूमि की जगह में क्या हो जाएगा, कौन सा कृषि हो जाएगा, सकल सकल हाँ, सकल निवल कृषि, हाँ ना, मतलब वो जो आपका हो जाएगा, शामिल किया जाता है। तब भी भारत में कुल सूचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। आज जो भारत का जो हिस्सा है उसमें 54% क्षेत्र में जो है कि कृषि जो है किया जा रहा है, उसमें से भी अब जो धीरे धीरे कम किया जा रहा है, क्योंकि सही टाइम में पानी नहीं गिर रहा है, सब कुछ मिल नहीं पा रहा है, तो लोग जो है कृषि को छोड़ के जो है कि साइड हट रहे हैं। अब क्या है, शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न प्रकार है, मतलब अलग अलग राज्य में जो है कि इसका जो शुद्ध निवल भूमि का जो है क्या क्षेत्र जो है अलग अलग है। पंजाब और हरियाणा में 80% है भूमि की खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% का कम क्षेत्र में बोया जाता है। अब देखो जो है कि अब क्या है कि जो हरियाणा और पंजाब है वहाँ पर क्या है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर प्लेन क्षेत्र है, वहाँ पर जो कृषि ज़्यादा किया जाता है ना। लेकिन जो है आप देखिएगा तो अरुणाचल प्रदेश में क्या, वहाँ पर पहाड़ है ना, वहाँ पर ऊपर खाबड़ ऊंचे ऊपर जो है, तो वहाँ पर जो कृषि करना मुश्किल है, तो वहाँ पर जो है कृषि के जो है वहाँ कितना किया जाता है, शुद्ध निवल कृषि 10% किया जाता है ना। इन राज्यों में शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में कम अनुपात के लिए उत्तरदायित्व कारणों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक सवाल है कि इसमें जो क्या रीजन है, तो क्या रीजन है, जहाँ पर बड़ा क्षेत्र होगा, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होगा, जहाँ छोटा क्षेत्र होगा, जहाँ मैदानी क्षेत्र होगा वहाँ पर ज़्यादा होगा, और जहाँ पर ऊपर खाबड़ होगा, जहाँ पर पहाड़ी होगा वहाँ पर तो थोड़ा सा कम होगा ही, है कि नहीं, होगा कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे देश में राष्ट्रीय वर्ण नीति 1952, हमारे देश में एक नीति बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय वर्ण नीति 1952 द्वारा निर्धारित वर्णों के अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वंचित है। मतलब 33% जो है क्या होना चाहिए, भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, है ना, जिसका तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित सीमा, देखिए वन जो होना चाहिए भारत में कम से कम 33% होना ही चाहिए, लेकिन जो है कहीं कहीं नहीं भी है, जिसकी तुलना में वन का अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित या सीमा पर सटीक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मान लो कि यदि वन नहीं होगा, उसको सारे पेड़ को काट दिया जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, जो पर्यावरण है प्रदूषित हो जाएगी, और फिर इंसान जो है कि क्या हो जाएगा, बीमार होते जाएंगे। वन क्षेत्रों का आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है कि भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि कहलाता है। गैर प्रयोजन मतलब क्या है, जिसमें रोड बना दिया, सड़क बना दिया, घर बना दिया, वो सब क्या है, गैर प्रयोजन, है ना, लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें सूखी, अब जहाँ पर बंजर भूमि का है, जहाँ पर जो है कि जैसे पहाड़ है, चट्टान है, सूखा हुआ भूमि है, जब पहाड़ है तो पहाड़ में क्या वहाँ पर जो है कि कुछ लगाएगा, कहाँ नहीं लगेगा। अब उसके बाद जो तो मरुस्थल है, मरुस्थल मतलब क्या, वहाँ पर खाली मिट्टी ही मिट्टी है, तो वहाँ पानी ना रह रहा है ना सूख रहा है, तो वहाँ पर क्या होने वाला है, सूखी हुई मरुस्थलीय भूमि शामिल है। गैर कृषि प्रयोजन में लगाए गए भूमि बस्तियाँ, सड़कें, रेल, ये जैसे बस्ती है तो बस्ती है तो उसमें क्या है कि घर में कोई कृषि करेगा, कहाँ, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण प्रबंधन की अवहेलना करने, लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निमीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज को पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। मतलब ये इसके रीजन में क्या है कि जब क्या होगा, अनेक अनेक प्रकार की आपदाएं, मतलब क्या हो जाएगा, कभी सुनामी आ जाएगा, कभी बाढ़ आ जाएगा, कभी भूकंप आ जाएगा, ये सारे चीज़ जो है कि आ सकता है। भूमि निमीकरण और संरक्षण के उपाय, भूमि निमीकरण और संरक्षण के उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। पूर्वज का जो भी पैदा हुआ वो करते आएगा, है कि नहीं, पूर्वज क्या करने का, जो कोई भी यदि जिंदा हुआ, कोई भी यदि पैदा हुआ तो भूमि का इस्तेमाल करेगा, और भूमि का इस्तेमाल नहीं करेगा तो कहाँ रहेगा, आकाश में उड़ उड़ के रहेगा। मतलब कि हमारे पूर्वज तो आराम से किए होंगे, है कि नहीं, जो जन्म लिया वो भूमि का इस्तेमाल कुछ ना कुछ किया है कि नहीं, तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग कर रहा है। जो हमारा जो है कि बहुत पूर्वज लोग किया वही चीज़ भूमि का उपयोग आज हम लोग भी कर रहे हैं। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। 95% के अपना 100% भूमि से निकलता है।
और यदि देखा जाए तो यदि हम लोग जो है खाना पीना खा रहे हैं तो वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है कि भूमि से आ रहा है। कपड़ा पहन रहे हैं तो भी कहाँ आ रहा है, भूमि से आ रहा है। पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कपड़ा कहाँ से आएगा, है ना। तो ये सारे सारे चीज़ें जो है कि लगभग 95% कहा गया, लेकिन जो है कि पूरा का पूरा 100% दिखता है कि हम लोग जो है कि भूमि का यदि नहीं रहा तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, मतलब इंसान भी नहीं रहेगा। तो भूमि इतना महत्वपूर्ण है। मानव क्रियाकलापों के कारण न केवल भूमि का नियमीकरण हो रहा है ना, बल्कि भूमि का नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। मतलब भूमि का जो है क्या धीरे धीरे जो है कि मतलब उसका जो है कि क्या दुरुपयोग किया जा रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निमीकृत है। मतलब जो भारत का जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो क्या है, निमीकृत है। इसमें लगभग 28% भूमि निमीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। 56% क्षेत्र जल अपरदित है और शेष क्षेत्र लवणीय और क्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं और जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन ने भी भूमि का निमीकरण का मुख्य भूमिका निभाई है। क्या है, वनोन्मूलन है, अति पशुचारण है, खनन है, खनन मतलब खोदना, है ना, ये सब के कारण से भी निमीकरण जो है हो रहा है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों पर गहरी खाई, मतलब जहाँ पर जो कोयला निकाल लिया तो वहाँ पर क्या हो गया, जब गड्ढा से निकाल गया तो खदान बन गया, बहुत बड़ा बड़ा बन गया। अब क्या उसको भरने के लिए कुछ किया नहीं जाता, बस निकाल और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया। और उसको क्या कहता है, खुला छोड़ देना, मतलब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसी तरह छोड़ दिया। खनन के कारण झारखंड, देखो ये जो किताब जान रहा है तो सरकार भी जान रहा है, सरकार भी जान रहा है। वोट मांगने के लिए जब नेता आता है तो बड़ा बड़ा गड्ढा को भी देखता होगा, लेकिन क्या है कि वोट मांगने के बाद गड्ढा भूल जाता है। जाओ भूखा मारे चाहे जो है हमको क्या लेना देना, हमको तो वोट से मतलब कैसे बचेगा। जहाँ मान लो कि यदि मान लो कि उसके क्षेत्र में यदि बड़ा बड़ा गड्ढा है और भूकंप आया तो क्या बोलेगा, नेताजी का घर है कि हम नहीं आएंगे इसके यहाँ, उसके घर में तो भूकंप आएगा, है ना, भूकंप आएगा वो भी टूटेगा, है ना। भले वो चीज़ को सोच नहीं पा रहा है। जिस दिन बड़ा भूकंप आएगा तो नेता रहे चाहे बच्चा रहे चाहे बड़ा रहे चाहे बूढ़ा रहे, भूकंप देखता थोड़ी ना है कि किसके लिए हम आ रहे हैं। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन की भूमि निमीकरण कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण, मतलब वहाँ पशुओं का चारण जो है अति पर मतलब बहुत ज़्यादा पशुचारण हुआ है, भूमि निमीकरण का मुख्य कारण बना है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निमीकरण के लिए क्या है, उत्तरदायित्व है। अति सिंचन के उत्पन्न मतलब ज़्यादा सिंचाई करने से भी जो है कि निमीकरण हो जाएगा, है ना। उत्पन्न जल क्रांता के भी भूमि निमीकरण के लिए उत्तरदायित्व है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय बढ़ जाती है। खनन प्रक्रियाओं जैसे सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर का पीसना, मृदा बर्तन उद्योग में चूने, खाड़िया, सेल खड़ी का प्रयोग बहुत से अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। मतलब जब गट्टी बनाया जाता है तो गट्टी बनाया जाएगा तो क्या होगा, उसको जो तोड़ा जाएगा पत्थर को जब तोड़ा जाएगा तो क्या होगा, बहुत बार छोटा छोटा कण धूल के रूप में जो है कि बहुत सारा उड़ेगा। सीमेंट बनाया जाएगा तो क्या होगा, सीमेंट बनाया जाएगा तो उसका जो छोटा छोटा कण जो है कि उड़ेगा। सीमेंट भी जो चूना से बनाया जाता है ना, तो उसमें क्या होगा, गंदगी उड़ेगा। जब सीमेंट जब लाया जाता है घर में लाया जाता है नहीं दिखता, सीमेंट भी जाता है उड़ने लगता है, मतलब हर तरीक़े से जो है कि दिक्कत आएगा। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब जब मान लो कि ये चीज़ जो है कि जब ज़मीन में गिर गया तो फिर जो ज़मीन जो है पानी को क्या सोख पाती है, जल्दी जल्दी नहीं सोख पाती है ना। सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों से देश में विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाले अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। ये भी सरकार को पता होगा। यदि कंपनी है और कंपनी में यदि अवशिष्ट मतलब वो जो है ऐसे वस्तु जो कोई प्रयोग के रूप में है नहीं, उसको क्या किया जा रहा है, नदी में बहा दिया जा रहा है, समुद्र में बहा दिया जा रहा है। जहाँ बहा दिया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि जो नदियाँ जो है वो क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रही है, प्रदूषण का कारण बन रहा है। अब कोई भी जो कंपनी जो गर्म पानी डाल देगा यदि नदी में, तो वहाँ पर जो नदी में जो मछलियाँ वो ऐसे ही मर जाएगा, वहाँ पर जो कछुआ है मर जाएगा, बहुत सारे जो जलीय जीव है वो क्या होगा, मर जाएगा। और जो उसके प्रदूषित जो चीज़ है, प्रदूषण माने प्रदूषित चीज़ को, अवशिष्ट पदार्थ जो है जिसको जो है कि प्रयोग नहीं, उस चीज़ को डाल दिया, जहरीला पदार्थ को डाल दिया, तो भी जो है कि बहुत सारे चीज़ जो है, सांप है, मछली है, कछुआ है, केंचुआ है, क्या क्या नहीं है, वो सब जो है क्या होगा, धीरे धीरे मरते जाएगा। भूमि निमीकरण की समस्याओं को सुलझाने के कई तरीके हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है कि वनोरोपण, मतलब सबसे पहले जो है कि वन का जो है मतलब पेड़ पौधे को लगाना जो है कि जरूरी है। तो यहाँ पेड़ पौधे आदमी काटने में फुर्सत नहीं तो लगाएगा क्या चीज़, जितना काट सकता है दनादन काटते जा रहा है। तो उसमें क्या है कि निमीकरण जो है कि रुकेगा का नहीं रुकेगा, मतलब रोकना यदि है तो हम लोग क्या लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। और क्या लगाने के साथ साथ उसको काटना भी नहीं है, चाहे कंपनी का आदमी काटे चाहे सरकार काटे, और सबको यदि रोकेगा तो वनोरोपण हो जाएगा अपने आप। जो यदि पेड़ कहीं भी लगाए तो उस पेड़ को यदि नहीं काटेंगे तो बहुत सारा पेड़ जो अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि पेड़ भी अपने आप बहुत सारे लगते हैं। और क्या कर जब लग रहे हैं तो उसको हम लोग काट के हटा देते हैं, लगाने का तो है नहीं लेकिन ऊपर से और काट देते हैं।
वनोरोपण और चरवाहों के उचित प्रबंध इसमें से कुछ हद तक मदद करते हैं। पेड़ों के रक्षक मेखना पशु चारण नियंत्रण और रेतीले टीले को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया भी भूमि कटाव का रोकथाम करेगी। मतलब यदि भूमि यदि बढ़ जा रहा है, हट जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो बहुत सारे पेड़ यदि लगा दिया जाता है ना, तो उसमें भी जो है कि फायदा जो है कि हो सकता है। बनाने की प्रक्रिया में भूमि कटाव की रोकथाम सूक्ष्म क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि में उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब क्या है, मृदा संसाधन। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी, है ना। मृदा मतलब क्या होता है, मिट्टी। हाँ, मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग प्राकृतिक संसाधन है। हम लोग अनवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में हम लोग बात करेंगे। नवीकरणीय संसाधन मतलब क्या है, जिसका पुनः उपयोग किया जाता है, बार बार प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब एक बार यूज किए और ख़त्म हो गया, उसको हम क्या कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो मतलब दो प्रकार के संसाधन हम लोग को पढ़ना है, ये महत्वपूर्ण सवाल भी है। अनवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, नवीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये जो सवाल आती भी है। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय योग संसाधन। जो मिट्टी है या मृदा है वो जो है क्या है, सबसे अति प्राकृतिक जो है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, नवीकरणीय संसाधन का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल भी है। यह पौधे को विकास का माध्यम है। अब क्या है कि पौधे क्या, हर चीज़ जो पेड़ पौधे देखा जाए, जो भी देखा जाए, वो क्या है, सब तो सब कहाँ निकलता है, मिट्टी से ही निकलता है ना। जो पृथ्वी के विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। मतलब कि जो है कुछ सेंटीमीटर का यदि मृदा बन रहा है, तो उसको मृदा को मतलब मिट्टी बनने में कितना दिन लग रहा है, लाखों वर्ष लग जाता है। लेकिन हम लोग देखते हैं पेड़ में जो है को दिया होता है, और दीमक जो है कि पेड़ में जो है कि पेड़ को खाते जाता है, मिट्टी बनाता है ना, क्या होता है, मस्त बनाता है ना, तो भी दिखाई देता है। तो अलग अलग बातें हैं, लेकिन जो है कि कुछ सेंटीमीटर या कुछ मिट्टी बनने में जो है कितना लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाता है। अब कितना लाख वर्ष लगता है वो चीज़ यहाँ पर बताया नहीं गया। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चवाच जनक सेल अथवा संचर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ समय मुख्य कारक है। मतलब बहुत सारे चीज़ चाहिए तब कुछ भी, जैसे मान लो कि एक इंसान जो है कि टॉपर बनता है, तो उसको भी क्या चाहिए, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। उसके बाद जो है कि उसको एसएसटी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, सब पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर टॉपर बनता है। उसी प्रकार जो एक मृदा बनने के लिए अनेक प्रकार के कारक होना जरूरी है, तब जाकर मृदा बनेगा। मतलब किसी को कुछ बनने के लिए क्या चाहिए, बहुत सारी चीज़ों को बनना चाहिए, होना चाहिए, तब जाकर वो बनता है। प्रकृति में अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते हुए जल की क्रिया, पवन, हिम नदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जो हुमस और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। हुमस भी जो है क्या है कि सारा चीज़ जो होता है, मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, रंगाई, गहराई, गठन व आयु, रासायनिक और क्या है, भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकार में वर्गीकृत किया है। मतलब भारत में जो है जो मृदा कितने प्रकार के पाए जाते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मतलब कितने प्रकार, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, जो भी मिट्टी है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर जो क्या करेंगे, यहाँ पर बातचीत होगा। तो मृदा का वर्गीकरण देखिए, मृदा का वर्गीकरण, भारत में अनेक प्रकार की उच्चवास भू आकृति, जलवायु, वनस्पतियाँ पाई जाती है। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। भारत में जो अनेक प्रकार की मृदाएं क्या है, विकसित हुई है। कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं काली मिट्टी पाई जाती है, कहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो कहीं अनेक प्रकार की मिट्टियाँ जो है पाई जाती हैं। तो पहला मिट्टी हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी। क्या देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। मतलब ये जो है कि क्या है कि मृदा जो है कि भारत में अलग अलग जगहों में पाई जाती है, और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। इसमें क्या है कि देश का जो है क्या है, वास्तव में यह संपूर्ण उत्तरी मैदान, जो उत्तरी मैदान है उसमें जलोढ़ क्या है, इसमें मृदा से बना हुआ है। मतलब उत्तरी मैदान जो है क्या बनता है, जलोढ़ मृदा से बना। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों के सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा गए निपक्षों से बनी है। मतलब वो जो है क्या होता है, नदियाँ जब लेके आती हैं, है ना, गाद वाद जो भी ले आते हैं, गंदे जो भी लेके आता है, उसको जो है कि धीरे धीरे जो है क्या होता है, जैसे मान लो तालाब में जाते हैं, तो तालाब के साइड में क्या होता है, तालाब जो है कि कुछ ना कुछ मिट्टी बाहर की ओर ले आती है ना। नदी में जाते हैं तो वहाँ पर बालू मिलता है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर कौन कौन सा नदी है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निपक्षों से बनी है। एक सक्रिय गलियारे द्वारा ये मृदा राजस्थान, गुजरात पर तक फैली है। और ये जो है कहाँ पर फैली है, तो राजस्थान और गुजरात तक फैली है, मतलब वहाँ भी फैली है।
पूर्वी तटीय मैदान के विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे से भी जलोढ़ मृदा बने। ये जो बताएंगे कि डेल्टा क्या होता है ये भी हम लोग को समझना जरूरी है, तो डेल्टा बताएंगे। लेकिन अभी फिर यहाँ समझो कि कौन सा है, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों से भी जो है क्या है मृदा का जो है वहाँ पर दिखता है। जलोढ़ मृदा के रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने पर घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। मतलब हम लोग का जो है कि जब वो नदी के घाटी की ओर जब बढ़ेंगे तो वहाँ पर ये मृदा जो आपको दिखाई देगी। नदी घाटी के ऊपर भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। जैसे मृदाएं पर्वतों के तलहटी में बने मैदानों जैसे द्वार चो क्षेत्र का तराई पर आमतौर पर पाई जाती है। कणों के आकार व घटकों के अलावा मृदा की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मतलब उसका जो कितना दिन में बना था उसको भी जांच करके पता किया जा सकता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है। क्या होता है, जलोढ़ मृदा जो है दो प्रकार के। पहले ये देखो जलोढ़ मतलब क्या, जल से जो लाया गया मृदा है उसको क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा। अब जल से कौन लाएगा, तो नदी लोग लाएगा, है ना। जलोढ़ मृदा मतलब क्या, जलोढ़ मतलब ज है लिखा है, ज से जल, तो जल कौन सा जल, तो कौन जल लेके आएगा, कौन जल लेके आएगा, ये समझने और याद करने के लिए परिभाषा नहीं है ना। मतलब कि कौन लेके आएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र कोई भी नदी लेके आ गया तो क्या कहलाएगा, जलोढ़ मृदा। यहाँ पर जो है कि जो दिया गया उसके अनुसार रखना है दिमाग में। लेकिन नदी लेके आएगा तो जल के द्वारा जो लाई गई मृदा वो क्या है, जलोढ़ मृदा है ना। क्या है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को दो प्रकार में बांटा गया। पहला क्या, पुराना जलोढ़, और एक क्या है, नया जलोढ़। अब जो पुराना जलोढ़ है उसको बांगर हो गया, और जो नया जलोढ़ उसको क्या कहेंगे, खादर, है ना। पहले बांगर जो है, बांगर जैसे हम लोग क्या होता है, टूटा फूटा को बांगर ढांगर बोलते हैं, है ना, खुट्टा में। तो उसी प्रकार वो जो पुराना मिट्टी है उसको क्या कहेंगे, बांगर, और नया क्या कहेंगे, खादर, है ना। दो प्रकार के मिट्टी होता है जरूर, जो दो प्रकार का, एक होता है बांगर और एक होता है खादर। बांगर जो होता है पुराना, और नया जो होता है वो क्या है, खादर। बांगर मृदा के कंकड़ ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। जिसमें बांगर है उसमें जो कंकड़ जो है उसमें जो है ज़्यादा होते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा के तुलना में ज़्यादा महीन कण होते हैं। जो बांगर होता है उसमें मोटा कण होता है, और जो है कि खादर है उसमें क्या है, महीन मतलब छोटा छोटा कण होता है, बहुत छोटा कण होते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। मतलब जो नदी द्वारा लाई गई मृदा, जो जलोढ़ मृदा है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। मतलब वहाँ पर लगाइए तो खेती अच्छा खासा होता है। और जलोढ़ मृदा कितने प्रकार होता है, दो प्रकार, एक बांगर और एक होता है खादर। बांगर मृदा जो पुरानी, और खादर मृदा जो है नई। बांगर मृदा जो मोटा कण, और खादर मृदा जो है छोटा कण, माने पतला कण, महीनपन, है ना। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ मृदा पोटास, देखो क्या क्या उसमें है, जलोढ़ मृदा में क्या है, पोटास है, फास्फोरस है, चूना युक्त होती है। इस जो इनके गन्ने, चावल, गेहूँ, मतलब वहाँ पर क्या क्या खेती हो सकता है जलोढ़ मृदा में, गन्ना हो सकता है ना। जैसे हम लोग के खेत में गन्ना है ना, गन्ना हो सकता है, चावल हो सकता है, गेहूँ हो सकता है ना, अनाजो। और दलहन मतलब क्या होता है, दलहन मतलब क्या होता है, चना लगाया जा सकता है, वहाँ चना हो सकता है। दलहन मतलब वहाँ पर कुर्थी हो सकता है, अलहर हो सकता है। मतलब जैसे दाल बनता है उसको कहते हैं दलहन, है ना, दलहन। तो दलहन की फसलें हो सकती हैं, ये खेती के साथ उपयोग बनती हैं। अधिक उपजाऊ होने के कारण जरूर मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। मतलब गहन कृषि मतलब वहाँ पर ज़्यादा कृषि होता है, मतलब अधिक कृषि होता है, उसे क्या कहते हैं, गहन कृषि होता है। जो जलोढ़ मृदा के दो प्रकार है, एक होता है बांगर, एक होता है खादर। बांगर क्या होता है, पुराना, और खादर क्या होता है, नया। जो बांगर है उसमें क्या होता है, वो उसका मिट्टी जो है कि उसका मोटा कण होता है। जो खादर उसका क्या होता है, महीन कण होता है, बहुत पतला कण होता है ना। अब क्या इसमें उत्पादन क्या होता है, चावल हो जाएगा, है ना, गन्ना हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, दलहन मतलब कि दाल जो होता है, जो वो सब सारा चीज़ हो जाएगा, मतलब अलहर हो जाएगा, है ना। समझ में आया। अब आगे देखते हैं अधिक उपजाऊ। और यहाँ पर कौन सा कृषि किया जाता है, गहन कृषि। मतलब यहाँ पर कृषि की जो है मात्रा अधिक है ना। अधिक उपजाऊपन के कारण जरूर मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जा सकती है। और जनसंख्या का घनत्व भी, मतलब जहाँ पर गहन कृषि हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, जहाँ पर ज़्यादा फसल हो रहा है, वहाँ के लोग भी जो है क्या होंगे, वहाँ पर ज़्यादा लोग दिखाई देंगे, ज़्यादा लोग होगा। जैसे यहाँ पर फैक्ट्री होता है, वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बाजार होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर लोग की संख्या क्या कम दिखाई देता है, क्या ज़्यादा दिखाई देता है। जब भी बाजार लगेगा तो वहाँ पर आदमी जो है कि ज़्यादा दिखाई देगा। उसी प्रकार जहाँ पर यदि उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा, लोग ज़्यादा दिखाई देगा। मतलब उस जगह में जो है कि जनसंख्या जो है क्या है, ज़्यादा है। और जहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। सूखे क्षेत्रों में मृदा अधिक क्षारीय होती है। जो सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पर क्षारीय होता है। हम लोग जो है कि साइंस में पढ़ते हैं अम्लीय, क्षार और बेस, माना कि अम्लीय, क्षार और उदासीन, तीन चीज़ पीएच स्केल से नापा जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, है ना। जैसे एसिड, बेस और क्या कहते हैं, है ना, साइंस में पढ़े हैं,
है ना। सूखे क्षेत्रों में मृदा अधिक क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। मतलब यदि मृदा में यदि उत्पादन यदि कम हो रहा है ना, कौन सा सूखा हुआ क्षेत्र में, तो उसमें जो है कुछ चीज़ का इस्तेमाल करके वहाँ पर जो उसका मृदा को क्या किया जा सकता है, उसमें महत्वपूर्ण किया जा सकता है और उसमें पैदावार जो है क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब हम लोग काली मृदा की ओर जाते हैं। काली मृदा में क्या है, इन मृदाओं का रंग काला होता है। जो मृदा काला होता है उसको क्या कहते हैं, काली मृदा। जो जल के द्वारा लाया गया उसको क्या है, जलोढ़ मृदा। जो काला है उसको क्या कहेंगे, काली मृदा, है ना। काली मृदा का रंग कैसा होता है, काला होता है। इन्हें क्या कहते हैं, रेंगर, है ना। रेंगर मतलब रेंगर, गर मतलब गारा, है ना, कारा। तो रेंगर, रेंगर जो है वो क्या है, काली मृदा को ही रेंगर मृदा कहा जाता है। रेंगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है, रेंगर। रेंगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती, जहाँ पर काली मृदा वहाँ पर कपास की खेती जो किया जा सकता है। कपास की खेती में जो है क्या बनता है, कपड़ा बन सकता है। उसको जो है कि धागा बनता है, धागा बनाने के बाद उसमें कपड़ा बनाने का काम करता है ना। कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। काली मृदा को क्या कहा जाता है, काली कपास मृदा। काली कपास मृदा के नाम से भी जो है कि काली मृदा को जाना जाता है ना। यह माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों में काली मृदा बनने के महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन के पठार, कहाँ पाया जा रहा है, दक्कन के पठार, बेसाइड के क्षेत्र में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती और लावा जनक शैलों में बनी होती है। लावा तो हम लोग जानते ही हैं। इन मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात, गुजरात में, मालवा में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में पठार में पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, आपका जो महाराष्ट्र पाया जाता है, गुजरात में, सौराष्ट्र पाया जाता है, मालवा में पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में क्या पाया जाता है, काली मृदा। काली मृदा क्या कहा जाता है, रेंगर। रेंगर मृदा भी कहा जाता है। इसमें क्या उत्पादन होता है, कपास होता है, इसलिए क्या कहते हैं, काली कपास भी इसके नाम से जाना जाता है। समझ में आया। दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी कृष्णा नदियों की घाटियां तक फैले काली मृदा बहुत महीन कणों, जो काली मृदा होता है कैसा होता है, बहुत महीन पर। अभी हम लोग कहाँ पढ़े थे, क्या जो कौन सा मृदा पढ़े थे इससे पहले, जलोढ़ मृदा। उसका दो प्रकार होता है ना, खादर और बांगर। तो बांगर जो है पुराना, खादर जो है नया। तो उसमें जो है कि हम लोग बांगर जो पढ़े तो क्या था, उसका मिट्टी जो है कि मोटा था, है ना, उसका कण जो मोटा था, और खादर का क्या था, पतला था। और अब जो है कि हम काली मृदा पढ़ रहे हैं, काली मृदा की मिट्टी कैसा है, काला, काला है। और दूसरा बात उसका जो है मिट्टी है वो कितना पतला या मोटा है, तो इसका पतला है। काली मृदा का बहुत महीन कण होता है, मतलब बहुत पतला पतला छोटा कण होता है, बहुत महीन होता है। अर्थात मृतकों से बनी है, मतलब ये मरा, मृतकों मतलब मृतिका से मतलब मरी हुई। इसके नमी के धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें मतलब पानी की धारण करने की क्षमता अधिक है। इसके अलावा ये मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व, मतलब इसमें क्या क्या मिल सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता है, मैग्नीशियम मिल सकता है, पोटास मिल सकता है, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों का परिपूर्ण है। मतलब इसमें ये चीज जो है तत्व, खनिज तत्व पाया जाता है। परंतु इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। लेकिन इसमें जब देखा जाए तो फास्फोरस की मात्रा जो क्या होता है, ज़्यादा होता है या कम होता है, तो बहुत कम होता है। इसमें जो है कम होता है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती है। यदि गर्म मौसम है तो वहाँ पर जो है क्या, मृदा जो है फट जाएगा, है ना। मिट्टी जो है कि उसके जो है कि फटा चीना जो है कि हो जाएगा, अलग अलग जैसा हो जाएगा, मतलब दरार पड़ जाएगा। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसमें इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाती है। अब जब फट गया तो उसमें क्या होगा, पानी जो है कि पानी तो घुसबे करेगा जब पानी आएगा, लेकिन जो हवा जाएगा तो हवा भी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो इसमें जो है अच्छा जो है कि हवा चल जाता है। मतलब फटने से क्या लाभदायक है, मैंने खराब है, मैंने फट जाने से भी जो है कि लाभदायक है। मतलब मिट्टी यदि फट रहा है तो उसमें जो नुकसान नहीं है, मतलब उसमें फायदा ही है। मिट्टी मतलब बढ़िया, फिर से बढ़िया से तैयार हो रहा है। और फिर जब कुछ लगाएंगे तो फिर क्या होगा, अच्छा से होगा, है ना। क्या लगाएंगे इसमें, इसमें क्या लगाएंगे, कौन सा चीज़ का ज़्यादा होता है, कपास होता है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं के गहरी दरारें पड़ जाती है, जिसमें से अच्छी तरह से वायु मिश्रण हो जाती है। वायु का क्या हो जाता है, मिश्रण होता है। गीली होने पर मृदाएं चिपचिपी हो जाती है। जब इसमें पानी गिर जाता है, गीला हो जाता है तो चिपचिपा हो जाता है, मतलब जो है कि चिपचिपा जैसा लगने लगता है ना, चट 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 करने लगेगा, मस्त बढ़िया। और इनको जोतना मुश्किल होता है। इसका जो जोताई जो करना जो है कि मतलब कि मुश्किल होता है, कि जैसे हल लेके जाओ तो उसमें क्या हो जाता है, लटक जाएगा, तो इसका जोताई करना क्या है, मुश्किल है। इसके लिए इसकी जुताई मानसून प्रारंभ होने से पहले ही बौछार पर शुरू कर दी जाती है। मतलब जो है कि मानसून में पानी गिरने से पहले इसको फरियाद हो जोत के, नहीं तो पता चला कि सारा चीज़ लटक के जो है कि कहीं पेड़ में लटक रहा है, कहीं हल में लटक रहा है, बेल चला रहे हैं तो बेल में लटक रहा है, तो मतलब क्या बहुत 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 जो है कि दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा, है ना। तो इसको जो है कि क्या कहा जाता है, पहले ही जो है फरियाद देता है।
लाल और पीली मृदा। हमारे भारत में एक और मृदा पाई जाती है जिसका नाम क्या है, लाल और पीली मृदा। लाल मृदा दक्कन के पठार, पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों, आग्नेय चट्टान मतलब क्या, जो हम लोग आग्नेय चट्टान है ना, उससे बना हुआ है। अग्नि चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। लाल और पीली मृदा ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गंगा के मैदान, क्षेत्रीय छोर की और पश्चिमी घाट के पहाड़ी पर पाई जाती हैं। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार अग्नीय रूपांतरित चट्टानों और लौह धातु के प्रसार, मतलब इसमें जो लोहा का मात्रा होता है इसलिए इसको लौह धातु का प्रसार के कारण होता है। इनका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है, मतलब कि इसमें जल का योजन होता है जिस कारण से इसका पीला रंग हो जाता है। अब क्या है, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा शब्द जो है कि कौन सा भाषा का है, ग्रीक भाषा से है। लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया जिसका अर्थ होता है ईंट, मतलब इस लेटेराइट में से यदि लेटेराइट मृदा तो वहाँ पर ईंटा जो है, ईंट जो है कि बढ़िया बढ़िया बनेगा, इसका मतलब यही है। तो लेटेराइट का मतलब क्या होता है, जिसका लेटर का अर्थ क्या होता है, ईंट होता है। लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उष्णकटिबंध जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं में एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा के अत्यधिक निष्पेषण का परिणाम होता है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय, मतलब उसमें अम्ल की मात्रा जो है ज़्यादा होता है। सामान्यतः पौधे पोषक तत्व में कमी होती है। इसमें जो पौधों का पोषक तत्व जो है कि इसमें क्या पाया जाएगा, मतलब कमी हो जाता है। यह अधिकतर दक्षिण राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में, पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, कुछ भागों में उत्तरी पूर्व प्रदेशों में पाया जाता है। मतलब ये पश्चिम बंगाल पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है मृदा। जहाँ इस मिट्टी का पर्णपाती और सदाबहार वर्ण मिलते हैं और इसमें से हुमस मतलब दलदल की मात्रा जो है ज़्यादा होता है, पर्याप्त रूप से पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति अर्ध सूक्ष्म पर्यावरण में इसमें हुमस की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन इसके जो है कि यदि दूसरा जो देखा जाए तो इसमें हुमस की मात्रा कम भी होता है। असल रूप में इसकी स्थिति पर अनुसार उसमें अपर्दन की भूमि निष्ठन की संभावना होती है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीकी अपना कर इस मृदाओं का कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय की कॉफी उगाई जाती है। मतलब तमिलनाडु और कर्नाटक में क्या किया जाता है, केरल में क्या किया जाता है, तीन राज्य जैसे यहाँ पर नाम दिया गया, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। वहाँ पर क्या किया जाता है, चाय का खेती किया जाता है और कॉफी का खेती किया जाता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के केरल की लाल लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक, मतलब कि यदि इस मिट्टी यदि है तो इसमें क्या करेंगे, लेटेराइट मृदा यदि है तो उसमें जो काजू लगा दो, मस्त काजू लगाओ, जितना काजू लगाना लगाओ। समझ में आया। अब क्या, कौन सा मृदा आ गया, मरुस्थलीय मृदा। मरु मतलब मरा हुआ, मतलब वहाँ पर कुछ हो भी नहीं करेगा, उसको क्या, मरुस्थलीय मृदा। मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। जो मरुस्थलीय मृदा होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल भी होगा और भूरा होगा। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती है, मतलब उसमें जो है लवणीय मतलब नमक की मात्रा हो। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है, मतलब उसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, और कुछ इतनी ज़्यादा अधिक है कि झीलों से जल वसीभूत करके खाने में नमक की बनाया जाता है। मतलब आप इतना ज़्यादा लवणीय होता है कि यदि चाहो तो उसमें से उस मृदा से क्या किया जाता है, मरुस्थलीय मृदा से नमक भी बना सकते हो। आराम से नमक बनाओ और खाना में लगाओ और खाओ, खाना में डालो और खाओ, ऐसा है। कौन सा मृदा है ये, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा से नमक यदि पूछ दे कि मरुस्थलीय मृदा से नमक बनता है का, तो बन जाता है, क्या है ना, आराम से बनाओ। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प पर अधिक है और मृदा का हुमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की देखो यहाँ पर जो है हुमस और जो है नमी मतलब वहाँ बरसात जो कम है, मरुस्थल है तो वहाँ पर जो है कि उसकी नमी तो कम होगा, नमी मतलब पानी की मात्रा जो उसमें कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और कैल्शियम इसमें जो है कि पूरा, कैल्शियम क्या होता है, हड्डी के लिए अच्छा होता है। यदि कोई कैल्शियम का कमी हो गया तो उसका हड्डी कमजोर रहता है, कैल्शियम यदि ठीक है तो क्या हड्डी उसका मजबूत रहता है। और नीचे की परतों में चूने का कंकर की सतह पाई जाती है। यदि नीचे देखा जाए तो उसमें क्या है, चूना भी पाया जाता है, चूना में पोटेश। इसके देखो अब क्या क्या है, इसी कारण मृदा में जल अतः संपर्दन अनुरोध हो जाता है, और इस मृदा के सही तरीके से संचित करने का मतलब इसमें जो जल का जो है कि सिंचित नहीं क्या पड़ता है करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। और जो पश्चिमी राजस्थान में जो है कि मरुस्थलीय मृदा को जो है कि क्या किया जा रहा है, वहाँ पर उपयोग किया जा रहा है खेती कृषि करने में, है ना। अब क्या है, वन मृदा। अब कौन सी मृदा आ गई है, वन मृदा। वन मृदा आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध होते हैं। जहाँ पर वन है वहाँ पर वर्षा भी होगा, पानी भी गिरेगा। इन मृदाओं के गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों की मृदाएं दोमट और सिलेटेदार होती है, परंतु ऊपरी टालों पर इसका गठन मोटे कणों का होता है। यदि ऊपरी टालों में देखा जाए तो इसका कैसा होता है, मोटा होता है। हिमालय हिमांशित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है और ये अधिकर्ष तथा हुमस रहित होती है, वहाँ पर हुमस का जो है बहुत कम होता है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में विशेषकर नदी सोपानों के जरूर पंखों
आदि में ये मृदाएं मतलब उपजाऊ होती है। वहाँ पर यदि इसको देखा जाए तो वहाँ पर इसे खेती जो किया जाए, कृषि किया जाए तो क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग मृदा अपरदन और संरक्षण, मतलब मृदा को कैसे संरक्षण किया जाए, कैसे बढ़िया से रखा जाए, उसके बारे में यहाँ पर बात करना है ना। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया के मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब अपरदन मतलब क्या होता है, मृदा का कटाव, मतलब मृदा जो है कि कट कट के बह जा रहा है, हट जा रहा है, कट जा रहा है, बह जा रहा है, बह के जो चल जा रहा है उसको क्या कहेंगे, मृदा के कटाव और उसके बहाव। मैंने मृदा कट गया और काट के बह गया है ना, तो उसका हम लोग क्या कहेंगे, अपरदन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, अपरदन। अब अपरदन को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पेड़ लगा दूँ। तो क्या है कि मिट्टी जो है कि कटेगा का, जैसे मान लो पेड़ है तो पेड़ के जड़ में जो है क्या करेगा, रोक रख के रखेगा, तो उसमें मृदा को जो कटेगा और बहेगा का नहीं बढ़ देगा, जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। तो इसको जो है यदि अपरदन से बचना है तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, पेड़ पौधे लगाने की आवश्यकता होती है। तो आप यदि पूछ दे कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बहाव और कटाव को क्या कहते हैं, मृदा मतलब मिट्टी है ना। मृदा मतलब क्या है, तो मृदा अपरदन किसे कहेंगे, जिससे जो है कि आपका जो है मिट्टी जो है जैसे पानी गिरा, तो पानी गिरा तो क्या होता है, पानी गिरता है तो वो पानी गिरेगा तो फिर मिट्टी आता हल्का हल्का कटते 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 बह के चल गया। तो जब मृदा जो है कट रहा है, मतलब मिट्टी कट रहा है और कट के वो बह रहा है, तो क्या हो गया, अपरदन हो गया, मृदा अपरदन हो गया। मृदा अपरदन बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन और अति पशुचारण, मतलब क्या है कि हम लोग क्या कर दिए हैं कि वन को जो है कि काटने का काम कर दिया। अति पशुचारण मतलब क्या, पशु से पूरा चरा दिए हैं, है ना। मतलब उसमें जो है कि घास ही नहीं रहा, तो घास नहीं रहा तो मृदा बहेगा कि नहीं बहेगा, बाबा के चल जाएगा। पशुचारण और निर्माण खनन, मतलब निर्माण हम लोग बहुत सारा घर बना दिए, रोड बना दिए, तो ये हो गया निर्माण। और खनन मतलब क्या, हम कोड़ते जा रहे हैं, कोड़ते जा रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, कैल्शियम निकाल रहे हैं, उसमें जो है कि क्या क्या निकाल रहे हैं, सोना निकाल रहे हैं, आयरन और निकाल रहे हैं, सारा निकाल रहे हैं, तो उसमें जो है क्या खनन हो गया इत्यादि। कई बार संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम, नदी, जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता हुआ जल मुनिकृता और मृदा को काटते हुए गहरी बहिकाओं का बनता है, जिन्हें अवले किसे क्या कहा जाता है, अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं होती, और इसे भूमि क्या है, जोतने योग्य नहीं होता, मतलब वहाँ पर जो है कि जोता नहीं जा सकता है। इसे जो है उत्खान भूमि कहता है। जहाँ पर जोतने योग्य भूमि नहीं होता उसे क्या कहेंगे, उत्खान भूमि कहेंगे। उत्खान भूमि मतलब बेडलैंड, समझ में आया, बेडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि का खड़क, मतलब बहुत कट कट के जो है ना बड़ी ज़्यादा भूमि चल गया, तो वहाँ पर कैसे जोतेगा, बेल यदि जोता जाएगा तो बेले घुस जाएगा उतना गड्ढा में, तो फिर बेल घुस जाएगा तो फिर उसमें जोताएगा। ट्रैक्टर यदि लेके जाएगा तो ट्रैक्टर का चकवे घुस जाएगा, फंस जाएगा। तो ये भी जो है कि समस्या, थोड़ा सा कटा है तो थोड़ा सा है, लेकिन कहीं कहीं पर इतना कट गया है कि पूरा जो है एक 6 फीट 7 फीट जो है कि मृदा कट के चला गया, बह के चल गया नदी में, बांध में, तालाब में, और सब जो है कि झरना वरना में जाके स्वाहा हो गया, है ना। चंबल बेसिन ऐसी भूमि का खड़क भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र में ढके हुए ढाल के साथ नीचे का ओर बहता है। मतलब क्या कि जहाँ पर पानी, क्या पानी किधर बहता है, पानी जो है कि आपको नीचे की तरफ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जिधर डाउन मिलेगा उधर बहेगा। और मृदा क्या है, पानी के साथ बह जाता है, कट कट के बहता है कि नहीं बहता है। देखना जब पानी गिरता है उस समय देखना कितना मिट्टी विट्टी जो है कि लंद फंद आते रहता है, जाते रहता है, पूरा कचड़ा हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र का ऊपरी मृदा घुलकर, मतलब ऊपर की जो मृदा है वो क्या है कि पानी के साथ घुलकर जल के साथ बह जाती है। ऊपर की जो मृदा है कि पानी के साथ घुला और उसके साथ बोला चलो हम भी चलते हैं साथ में, कहाँ कहाँ तुम चलता है थोड़ा देख लेते हैं, और वो भी चल जाता है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। आपको पूछ देगा चादर अपरदन से आप क्या समझते हैं, तो चादर अपरदन मतलब क्या, पानी गिरा, पानी के साथ में क्या मृदा घूम गई और घुल गई, ऊपरी वाले परत वाला मृदा जो घुल गई और पानी के साथ वो जो बह गया उसको क्या कहेंगे, चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाता है। अब क्या है कि गर्मी के दिन में देखो लू चलता है, पूरा हवा देता है, तो उसमें ऊपर का जो मृदा क्या है, हवा मार मार के उड़ा के ले जाता है, उसको क्या कहेंगे, उसको भी अपरदन कहेंगे। पवन द्वारा मैदान और ढालू क्षेत्र, ढालू मतलब ढलान 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 क्षेत्र में से ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। पवन के द्वारा जो मृदा को ले गया, मतलब हवा के माध्यम से जो मृदा को उड़ा के ले गया उसे क्या कहेंगे, पवन अपरदन कहेंगे। उस मृदा को क्या कहेंगे, पवन अपरदन के नाम से जाना जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होते हैं। यदि हम कृषि को गलत तरीका से करते हैं तो भी क्या होता है, मृदा का अपरदन। गलत ढंग से हल चलाने, जैसे देखो गलत ढंग से हल चलाएं पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से भी बाहिका बन जाती है। जब हम लोग हल चलाते हैं तो उसमें जो है हल जो जाता है तो एक क्या सिरा बनता है ना, तो गलत तरीके से यदि हल चलाएंगे तो भी अपरदन होगा। गलत ढंग से हल चलाने से, जैसे ढाल के ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से क्या होगा, वाहिका बन जाती है और इसके अंदर भी बहता पानी आसानी से मृदा कटाव करता है। और जब पानी गिरता है, आप कट के मतलब कि हल चलाए हैं ऊपर से नीचे की ओर और क्या हुआ कि पानी गिरा और पानी क्या किया, उस मिट्टी को फिर बहा के ले गया, इसमें भी क्या हो गया, अपरदन हो गया का।
ढाल वाली भूमि पर अच्छा ये बात सोचो कि यदि अपर्दन हो गया और मिट्टी चल गया तो मेरा क्या इसमें लेना देना, चल गया है कि नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत होगा, चल गया तो दूसरा तो मिट्टी चल गया तो नीचे तो मिट्टी है ही है, तो काची का टेंशन। लेकिन इसका टेंशन है, वो जो काली मिट्टी रेतीली मिट्टी जो भी मृदा है वो चल गया तो हमारा उत्पादन क्या होगा, कम होते जाएगा। इसी कारण से जो ऊपर वाली मिट्टी को जो है कि ले जाना जो है मुश्किल, मतलब जब ले जाता है तो फिर कृषि में क्या हो जाएगा, मुश्किल आने, उत्पादन जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो है कि अपर्दन होने से क्या करना चाहिए, मिट्टी को रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। पेड़ पौधे लगाओ। अब बोलेगा पेड़ पौधे लगाएंगे तो अपना बरिया में कैसे पेड़ पौधा लगा देंगे, तो बरिया में पेड़ पौधा नहीं लगा तो हम भिंडी तो लगा ही सकते हैं। अब भिंडी लगा देंगे तो पौधा है तो भी तो रोकेगा, है कि नहीं। धान लगा ही सकते हैं, वो सब क्या करेगा, रोकने का काम करेगा कि नहीं। तो अब जो साइड में जो पेड़ लगा दिए हैं और जो है कि इधर जो है भिंडी लगा दिए, टमाटर लगा दिए, उसमें भी तो रोकेगा कि नहीं रोकेगा। तो ये भी चीज़ को जो है कि समझना जरूरी है। नहीं तो पता चला कि हाँ मिट्टी ले गया तो मेरा क्या जा रहा है, मिट्टी गया मेरा क्या गया, तो क्या गया, मेरा उत्पादन जो है कि चल जाएगा। बोलेगा पेड़ पौधा लगाना है तो क्या बरियाम लगा देंगे पेड़ पौधा, और जब बरियाम लगा देंगे तो मेरा जो है खेतवा जो है कि जो है उत्पादन कैसे होगा, कृषि कैसे होगा, बैगन कैसे लगाएंगे। तो वहाँ पर जो है कि क्या लगाना है, बैगन ही लगा दो। बैगन लगा देंगे तो बैगन में क्या जड़ नहीं होता है, वो भी तो मिट्टी को रोकेगा। समझ में आया, सब्जी लगा दो, फसल लगा दो, गेहूँ लगा दो, चावल लगा दो, है ना, ये सब चीज़ लगा दो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ढाल वाली भूमि पर सर्वोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ बहाव की गति घटती है। इससे सर्वज जोताई, अरे खत्म हो गया जी। सर्वज जोताई जोताई का कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, इसे समुच्च जोताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपर्दन के नियंत्रित करती है। पश्चिमी और मध्य हिमालय के सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि में विकसित है। बड़ी खेतों के पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल कमजोर करती है। इस तरीके से पट्टी कृषि कहते हैं। और पेड़ों के कतारों के लगाकर, मतलब क्या, पेड़ लगा दो, पौधा लगा दो, इससे क्या कि भूमि को संरक्षण किया जा सकता है। संरक्षण मतलब उसको बचाया जा सकता है। और जो अपर्दन मतलब क्या है, अपर्दन मतलब जो है कि हवा से उड़ा के ले गया, पानी उसको घोल के ले गया, तो हो गया तुम्हारा अपर्दन। अपर्दन को रोकने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए, संरक्षण। संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे में क्या है, भिंडी भी लगा दो, आलू भी लगा दो, टमाटर भी लगा दो, तो भी जो है कि अपर्दन से जो क्या होगा, रुका होगा। यदि हम लोग गलत कृषि करते तो भी जो है क्या होगा, अपर्दन होगा। तो इसलिए हम लोग सही तरीके से हल जोतना चाहिए, है कि नहीं, है कि नहीं। तो हल तो आप किस तरह जोता जाता है वो देखिए करता है। ये पवनों द्वारा चनित बल का कमजोर करती है। इस पर तरीके से पट्टी कृषि कहते हैं, इसको पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों में कतारों के रक्षक और मैखना बनाने के लिए पवनों की गति काम करता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के स्थलीकरण और महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। स्वाहा हो गया। ये चैप्टर जो है कि आप लोग का जो है कि आज जो है कि हम लोग क्या मृदा पढ़े, मृदा जो है कि हम लोग क्या कर दिया, पूरा सब जो है क्लियर हो गया। अब कहीं पर समझने में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इस चैप्टर में। और जो इसमें जो टॉपिक नहीं था उसको जो हम लोग किताब से पढ़ेंगे, हाँ ना। अब देखो ये इसका जो चैप्टर का नाम क्या था, संसाधन एवं विकास, है ना। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, मृदा समझ में आया, बताइए क्या सवाल है। हिंदी, हिंदी। वहाँ पर कोयला है तो वहाँ पर कोयला है तो वहाँ पर पता कैसे चलता है कि वहाँ पर कोयला है। तकनीकी के इस्तेमाल से जो है कि पता चलता है ना, उसको खोज करता है ना। अब मान लो कि तुमको जो है कि पता चलता है कि वहाँ शकरकंद लगाएं, शकरकंद कैसे है, तो रोपे इसलिए। तो यदि उसके लिए तो कोई आदमी होगा जो खोज करता होगा कि कहाँ पर सोना निकलेगा, कहाँ चांदी निकलेगा, कहाँ पर जो है कि क्या, हाँ ना, उसके लिए जो है कि वो जो है उसके लिए अलग अनेक प्रकार के इंजीनियर वैज्ञानिक जो है पहले से हैं जो खोज करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे इंसान भी होते हैं जो कोड़ कोड़ के देख लेता है, समझ लेता है कि होता है माने कि आज तो वैज्ञानिक है, आज तो मशीन है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहाँ पर ना वैज्ञानिक था ना मशीन था, उसके बाद भी कोयला निकाला जाता था। हाँ, आम आदमी भी जो कोयला निकाल लेता था, जो कहीं पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं गया वो भी कोयला निकाल रहा है कि नहीं। तो वो क्या है कि अपना जो है अनुभव के कारण से और जो है कि परंपरागत तरीके से जो है कि वो निकालने का प्रयास किया। आज के समय यदि कहीं कोयला है, कहाँ पानी है, कहाँ क्या है नहीं है, वो क्या वैज्ञानिक जो है तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, मशीनों का जो द्वारा जो है प्रयास करके जो है कोशिश करके निकाला जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि कोयला तो आज से निकाला नहीं जा रहा, बहुत सालों से निकाला जा रहा है। कोई पहला आदमी निकाला होगा जो बोला होगा कोयला है, पहला आदमी निकाला होगा तो बताओ ये कोयला है, वो उसके पास तो मशीन ही ना होगा,
उसके पास तो ज्ञान ही नहीं होगा। उसको ज्ञान यदि देखा जाए तो आज के क्या कहता है, पढ़ता आदमी लिखता है उसको क्या कहते हैं, ज्ञानी है, वो ज्ञान है। और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो क्या है, अज्ञानी कहा जाता है। लेकिन क्या है कि जो नहीं पढ़ा है वो भी जो है कि ज्ञानी हो सकता है, एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस और बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है। तो ये जो है उसे अनेक प्रकार से उसको जो खोजा जाता है आज के समय में, पहले भी खोजा जाता था, है ना। और जैसे शकरकंद हम लोग लगाते हैं तो कैसे पता चलता है शकरकंद है, फिर जो है खोदते जाओ कहीं नहीं निकलता है। तो कहीं दूसरा, जब से शकरकंद वहाँ शकरकंदे नहीं मिलेगा, दूसरा जगह जाके खोजेंगे तो क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा। उसके लिए आप क्या करते हैं, हम लोग को पता है कि वहाँ पर निकलेगा। तो उसी प्रकार जो है कि वैज्ञानिक जो है, साइंटिस्ट जो है कि उन लोग जो है कि अभी जो है कि इसमें खोज करता है, कहाँ कहाँ क्या है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ पेट्रोलियम है, कहाँ क्या निकल रहा है, उसके खोज करता है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जहाँ पर ना वैज्ञानिक था ना को कुछ था, उसके बाद भी जो है कि सब सारी चीज़ को जो आसानी से निकाल लिया। और पूछिए, और क्या सवाल है? ठीक है, हो गया, चैप्टर समझ में आ गया।